बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th फिज़िक्स जो कि न्यू बुक आई है 2025 में, उसके चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स। अच्छा, ये न्यूमेरिकल्स ना थोड़े से ट्रिकी हैं, मतलब सॉल्व करने में तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट समझने में ना ये थोड़े से ट्रिकी है, और चैप्टर बी थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर समझ आ जाए तो बहुत मज़ा आता है। बहरहाल देखते हैं इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या इरशाद फरमाता है। कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू अ स्पीड ऑफ 0.995 सी। अच्छा, 0.995 सी का मतलब है कि 99.5% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, 99.5% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से हमने क्या किया है, इसको मूव कराया है, किसको, इलेक्ट्रॉन को। ओके हो गया। नेक्स्ट कहता है विच पासिस डाउन एन इवैक्यूएटेड ट्यूब 500 मीटर लॉन्ग। अब वो क्या करता है, एक ट्यूब के अंदर से पास करता है जिसकी लेंथ आपके पास कितनी है, 500 मीटर है। ओके हो गया। नेक्स्ट लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाउ लॉन्ग विल द ट्यूब अपीयर टू द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है उसको वो जो ट्यूब है उसकी वो लेंथ कितनी नजर आएगी, या उसके लिए कितनी अपीयर होगी, तो वो चीज आज हमने देखनी है। अच्छा, उसके लिए ना कुछ कॉन्सेप्ट जहन में रखें कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम देखें कि ये एक पर्सन है, ठीक है, और यहां पर अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, एक अदद ट्री है, दरख्त है। ठीक हो गया। अब ये पर्सन क्या करता है, मूव करके इधर आ जाता है, कितना, फॉर एग्जाम्पल 50 मीटर। ये पर्सन मूव करके यहां पे आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर ये पर्सन कहे कि मैं 50 मीटर आगे आया हूं, या ये कहे कि दरख्त जो है वो मुझसे 50 मीटर पीछे चला गया है, क्या ये दोनों बातें सेम है या डिफरेंट है? आप कहेंगे सर ये बिल्कुल सेम है, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। कि या आप कह लो कि पर्सन 50 मीटर आगे आया है, या आप कह लो कि जो ट्री है वो पर्सन से 50 मीटर पीछे हो गया है। एक्चुअल में कौन मूव कर रहा है, पर्सन मूव कर रहा है, लेकिन हमें लग ऐसा रहा है कि जैसे पर्सन आगे मूव कर रहा है, ट्री पीछे मूव कर रहा है। सही है। 50 मीटर पर्सन आगे गया, या आप कह लें कि ट्री जो है वो इस पर्सन से, इस इंसान से 50 मीटर पीछे हो गया, एक ही बात है। सही है। सेम इसी तरह अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 0.995 सी से इस तरफ जा रहा है, या आप कहें कि ट्यूब जो है वो 0.995 सी से इस तरफ आ रही है, तो आपके पास क्या दोनों बातें करेक्ट होंगी? भाई दोनों बातें करेक्ट होंगी, लेकिन एक्चुअल में जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले जो है ना, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहां पर। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है लैब के, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन भी पड़ा हुआ है और ये एक ट्यूब बी है। सही है। अगर ये दोनों रेस्ट के ऊपर हैं, ये दोनों रेस्ट के ऊपर हैं, इलेक्ट्रॉन बी और ट्यूब बी, तो फिर हमारे पास इस ट्यूब की जो लेंथ है ना वो है 500 मीटर, और उसको हम कहेंगे ये प्रॉपर लेंथ है, जब दोनों क्या है, स्टेशनरी हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये एक इलेक्ट्रॉन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक ये लैब जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा पॉइंट होता है जहां से हम मेजर करते हैं। अब यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन इस ट्यूब के अंदर मूव कर रहा है, तो देखिए क्वेश्चन में उसने क्या क्या कहा हुआ है कि हाउ लॉन्ग विल द ट्यूब अपीयर टू द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जो ट्यूब की लेंथ है वो कितनी नजर आएगी। यानी देखिए, हमें फिर कंसीडर करना पड़ेगा, मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है और ट्यूब क्या कर रही है, इस तरह मूव कर रही है। हालांकि एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 0.995 सी। लेकिन अगर आप कंसीडर कर लें कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे, ट्यूब इस तरह मूव कर रही है 0.995 सी से, तो फिर हमें, हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हाउ लॉन्ग विल द ट्यूब अपीयर टू द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ट्यूब की लेंथ को कितनी नजर आएगी। ओके हो गया। तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ जा रहा है, ट्यूब के अंदर इस तरफ जा रहा है, और हमें ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, और ट्यूब, यानी इलेक्ट्रॉन को ऐसा लगेगा मैं आगे जा रहा हूं, ट्यूब पीछे जा रही है। जैसे इस पर्सन को ऐसा लगा कि मैं आगे जा रहा हूं, दरख्त पीछे जा रहा है। सेम इसी तरह इलेक्ट्रॉन को ऐसे लगेगा मैं आगे जा रहा हूं, ट्यूब पीछे जा रही है। तो अगर आप कहें इलेक्ट्रॉन 0.995 सी से आगे जा रहा है, या आप कहेंगे ट्यूब 0.995 सी से पीछे आ रही है, तो दोनों ओके हैं।
ओके क्या डिपेंड कर रहा है कि आप किसको रेस्ट पे कंसीडर कर रहे हैं। अगर ट्यूब को रेस्ट पे कंसीडर करें तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 0.995 से, अगर इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे कंसीडर करें तो ट्यूब इस तरफ मूव कर रही है 0.995 सी से। ये जस्ट कंसीडर करना है आपने, सही है। तो अब इलेक्ट्रॉन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मान ले जो इलेक्ट्रॉन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रेस्ट पे है और ट्यूब 0.995 से इस तरफ मूव कर रही है। तो बताएं कि इलेक्ट्रॉन को ये ट्यूब की लेंथ कितनी आपको इसको कितनी नजर आएगी। तो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला फिनोमेना है, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे L इज इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब एल नॉट क्या है, प्रॉपर लेंथ है, वी क्या है, जो आपके पास वेलोसिटी ऑफ ट्यूब है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है एक आगे जा रहा है, हमें दूसरा लग रहा है कि जैसे वो पीछे आ रहा है, तो जो एक आगे जा रहा है दूसरा भी उसी की रिस्पेक्ट से उतना ही तेज पीछे आ रहा है, सही है। तो v आपके पास कितना है 0.995 c है और c स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट है, हमें पता है, ठीक है। तो ये आपने लेंथ जो रिलेटिविस्टिक लेंथ है वो आपने फाइंड करनी है। तो ये l इज इक्वल टू कुछ भी नहीं करना भाई, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, काम खत्म करना है। तो l इज इक्वल टू एल नॉट आपके पास कितना है 500 और 1 माइनस v आपके पास कितना है भाई 0.995 और इसका हाँ सी कौन डालेगा भाई, और सी और इसका स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, सही है। अच्छा अब आपने क्या करना है, इसको आसान भाई करना है हमने, तो हम भाई सी की वैल्यू को क्यों पुट करें, हमें क्या इतनी बनी पड़ी हुई है। तो आप ऐसे करें कि 1 माइनस 0.995 का स्क्वायर कर लें, सी का स्क्वायर अलग कर लें और डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर कर लें, ठीक हो गया। तो अब यहां पर देखिए मैंने किया क्या है, मैंने ये किया है कि 0.995 पे अलग स्क्वायर ले लिया, सी का स्क्वायर अलग कर दिया, ठीक है, वही बात रह जाती है, ठीक है, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इसी तरह। अब इससे फायदा क्या होगा कि सी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो L इज इक्वल टू आएगा 500 स्क्वायर रूट 1 माइनस 0.995 का स्क्वायर आ जाएगा। हो गया ना काम आसान अब, ठीक है। सी की कहानी बीच में से खत्म कर दे और हर न्यूमेरिकल में आपने इसी तरह करना है, तो इजी आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हम क्या करें। तो इसका हम सबसे पहले स्क्वायर खोलेंगे, तो L इज इक्वल टू आएगा 500 और स्क्वायर रूट ऑफ, स्टेप बाय स्टेप करना है और प्रॉपर पूरी वैल्यूज लिखनी है। 1 माइनस 0.995 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 0.99025, ये आपके पास आएगा, सही है। अब जब इसको इसमें से 1 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 500 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.990025 जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा 0.009975 ओके हो गया। मैं देख लूं नजर आ रहा है, आ रहा है भी आ रहा है। अब यहां पे आप क्या करेंगे कि L इज इक्वल टू 500, ठीक है। अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ 0.009975, जैसे मैं कर रहा हूं आपने वैसे ही जो है स्टेप बाय स्टेप करना है, डायरेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट करेंगे तो आंसर गलत आएगा। तो आप जब स्क्वायर रूट ऑफ 0.009975 करेंगे तो ये आपके पास आता है 0.099 और 874, बस यहां तक इसको लिखिए, ठीक है, 0.099874। अब इसको जब आप 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास कितना आएगा, मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, L इज इक्वल टू वो आपके पास आएगा जी, कितना आ रहा है 49.94 मीटर, 49.94 मीटर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आएगा 50 मीटर। ओके हो गया, यही आपका क्या था आंसर था। यानी कि अगर आप जो इलेक्ट्रॉन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है फॉर एग्जांपल उसको आप रेस्ट पे रखें और मान लें कि ट्यूब जो है वो 0.995 सी से उसकी ऐसे मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन जो है ट्यूब के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रहा है, तो इसे ऐसा लग रहा है ट्यूब पीछे की तरफ आ रही है, तो जो ट्यूब पीछे की तरफ आने की वेलोसिटी है वो भी ज़रा 0.995 सी होगी जो उसको लग रही है।
तो अगर उससे आए तो इलेक्ट्रॉन को जो उसकी लेंथ, इलेक्ट्रॉन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो लेंथ ट्यूब की आएगी वो कितनी आएगी, वो 50 मीटर आएगी। एक्चुअल में कितनी है, 500 है। नजर कितनी आ रही है, 50 मीटर, यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ओके हो गया, 500 से 50 मीटर। कब, जब वो 99.5% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी। ओके हो गया। तो होप्स हो कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 2। अ न्यूट्रॉन बीइंग नॉट अ स्टेबल पार्टिकल disintegrates in 20 minutes on the average. How long will it seem to exist if shoots out from the nucleus with a speed of 0.8 c? ये जो है ना, अब आपका टाइम डायलेशन वाला जो आपका टॉपिक था ना, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये आपका न्यूमेरिकल आ गया है। अच्छा, इसमें देखें हुआ क्या है। कहता है कि अगर जो है वो न्यूट्रॉन, फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रॉन है, ये क्या है, रेस्ट के ऊपर है, ये रेस्ट के ऊपर है, तो ये आपके पास डिके करेगा, ये डिके करेगा, ठीक है। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है डिके कर जाना, सही है, किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाना। तो डिके जब करेगा तो ये आपके पास कितने मिनट्स में करेगा, 20 मिनट्स में करेगा, ठीक है, 20 मिनट में करेगा। अच्छा, अब वो कहता है कि अगर आप इसी न्यूट्रॉन को 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 0.8 सी से इसको मूव करा दे, तो फिर आपके पास जो टाइम लगेगा वो कितना इसको लगेगा डिके होने में। जाहिर सी बात है टाइम डायलेट हो जाएगा, तो वो टाइम कितना ज्यादा टाइम जाहिर सी बात है लगेगा इसको फिर डिके होने में, तो वो कितना टाइम लगेगा वो आपने बताना है। ओके हो गया। अच्छा, अब इसमें ना एक कॉन्सेप्ट की बात है, मैं पहले ही आपको ना इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर है 33.33 मिनट। मैं बताता हूं कि आपको पहले आंसर इसका क्यों बताया है। सही है, इसका आंसर क्या है, 33.33 मिनट। अब गौर से सुनना है, ये फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सही है, उसमें मान लें ये क्लॉक लगी हुई है, और ये आपके पास एक ऑब्जर्वर है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो रेस्ट पे है, और इसके इधर भी क्या लगी हुई है, एक क्लॉक लगी हुई है, सही है। अब न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, 0.8 सी से इस तरफ मूव कर रहा है, काफी ज्यादा स्पीड से ये मूव कर रहा है, और ये ऑब्जर्वर क्या है, ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इसका टाइम नोट कर रहा है। अब अगर यहां पर देखें तो न्यूट्रॉन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो क्लॉक लगी है, ये जस्ट समझाने के लिए दो मैंने सिचुएशन ली है। न्यूट्रॉन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो क्लॉक लगी है, ये अभी भी कितना मेजर करेगी, ये अभी भी मेजर करेगी 20 मिनट। कितना मेजर करेगी, 20 मिनट। कि न्यूट्रॉन कहेगा जी मुझे तो डिके होने में जी 20 मिनट लगे हैं। अच्छा, अब ये जो बाहर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ये जो बाहर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, इसने नोट किया कि नहीं भाई, आपको तो डिके होने में 33.33 मिनट लगे हैं। न्यूट्रॉन कह रहा है 20 मिनट लगे हैं। जो ऑब्जर्वर रेस्ट पे बाहर खड़ा इस न्यूट्रॉन को देख रहा है, वो कह रहा है नहीं भाई, आपको डिके होने में 33.33 मिनट लगे हैं। मुझे बताएं दोनों में से करेक्ट कौन है। भाई दोनों करेक्ट हैं। दोनों करेक्ट किस तरह से हैं, ये वाली जो क्लॉक है ना, ये स्लो है, ये क्या है, स्लो है। जाहिर सी बात है 0.8 सी से चल रही है, तो हर चीज उसमें स्लो हो जाएगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो अगर ये क्लॉक स्लो है, ये 20 मिनट ही अंदर नोट कर रहा है, इसको कुछ पता नहीं है बाहर क्या हो रहा है, सही है। लेकिन ये जो आपके पास क्लॉक है, ये तो रेस्ट पे है ना, ये तो नॉर्मल चल रही है। मान ले फॉर एग्जांपल इसमें 2 सेकंड होंगे, इसमें भी 1 सेकंड हुआ होगा, इसमें 2 सेकंड होंगे, इसमें 4 हो जाएंगे, इसमें 3 सेकंड हो जाएंगे, इसमें 6 हो जाएंगे, इसमें 4 सेकंड हो जाएंगे, इसमें 8 सेकंड हो जाएंगे। यानी कि ये क्लॉक जो है रेस्ट पे ये फास्ट चल रही है, और जो 0.8 सी से मूव कर रहा है न्यूट्रॉन, उसकी ये जो क्लॉक है ये स्लो चल रही है। तो ये अपने हिसाब से 20 मिनट नोट कर रहा है, ये कह रहा है निजी 33.3 मिनट हुआ है। तो अब ये जो टाइम है ना, ये हम कहते हैं टाइम डायलेट कर गया, सही है, मतलब ये ज्यादा टाइम जो है ये मेजर करेगा। पहले डिके होने में 20 मिनट्स लग रहे थे, लेकिन अब जो है इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट से इसको डिके होने में 33 मिनट लगेंगे। डन हो गया। वो अभी भी अंदर बैठा हुआ 20 नोट कर रहा है, वो कहता है करता जा, मेरी घड़ी पे तो भाई 33 मिनट हुए हैं, क्यों तेरी घड़ी स्लो होगी, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना, मेरी घड़ी तो नॉर्मल चल रही है, मेरी भी तो 33 मिनट हुए हैं। तो भाई इस वजह से जब कहते हैं कोई चीज़ जब काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चलती है, तो हर चीज़ वहाँ पर स्लो हो जाती है। चाहे मेटाबॉलिज्म सिस्टम हो, चाहे कोई फिनोमेना हो रहा हो वो स्लो हो जाता है, चाहे क्लॉक चल रही हो वो स्लो हो जाता है, टाइम स्लो हो जाता है। डन हो गया। तो होप्स हो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, सही है। तो ये जो टी है ना, ये आपने फाइंड करना है। अब उसके लिए वही फार्मूला टी इज इक्वल टू टी नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अच्छा, ये आपके पास क्या होगा, ये होगा t इज इक्वल टू टी नॉट आपके पास कितना है 20 मिनट्स, v कितना है 0.8 सी। अब 20 मिनट्स है, इसको आप सेकंड में करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 20 को मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 1200 सेकंड आ जाएगा, सही है। तो यहां पर आप लिखोगे 1200 सेकंड डिवाइडेड बाय
यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस v क्या है 0.8 है, तो आप यहां पर लिखोगे 0.8 c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। ओके हो गया। फिर से वही चीज मैं आपको कैलकुलेशन का पहले भी बता चुका हूं कि किस तरह से करनी है। तो 1200 तो उसी तरह से आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहां पर आप इस तरह से लिख ले, मैंने कहा था सी की वैल्यू पुट नहीं करनी, आपने इसको ऐसे काट देना, जाहिर सी बात है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.8 का स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। 0.8 सी का स्क्वायर था ना, तो 0.8 स्क्वायर कर दिया और सी स्क्वायर अलग कर दिया। अब ये सी स्क्वायर जो है इस सी स्क्वायर से कटने गया, तो ये आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब यहां पर क्या आएगा, t इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर क्या होता है 0.64 होता है। क्या होता है 0.64 होता है। सही है। इसको अब मैं रेज यहां से कर रहा हूं, बस इतना रेज करना काफ़ी है क्योंकि इतना बोर्ड मेरे लिए भी काफ़ी है। सही है। यहाँ पर ना हम एक अदद लाइन लगा देते हैं। अच्छा, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू आएगा 1200 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.64 क्या होता है, ये होता है 0.36। ये कितना होता है 0.36 होता है। तो t इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय, अच्छा अब आपने क्या करना है 0.36 का स्क्वायर रूट करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.36 क्या होता है 0.6 होता है, 0.6 होता है। अब अगर आप देखें तो ये आपके पास कितना आएगा 1200 डिवाइडेड बाय 0.6 करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2000 सेकेंड। सही है। अब आपने अगर इसका आंसर मिनट में लेके आया, ये आंसर इसका ओके है, लेकिन अगर मिनट में आंसर लेके आना है तो सेकंड से मिनट में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 60 करते हैं, मिनट से सेकंड में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं। तो ये आपके पास आएगा 2000 डिवाइडेड बाय 60 आप करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 33.3 कर लें 33.3 मिनट। ओके का ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि अगर वो 0.8 सी से न्यूट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो अब उसको डिसइंटीग्रेट होने में 33.3 मिनट लगेंगे। ठीक है, यही उसने पूछा हुआ था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3, अ स्पेसशिप इज मेजर्ड 100 मीटर लॉन्ग। एक फॉर एग्जांपल ना ये स्पेसशिप है, ठीक है, मान लो ये स्पेसशिप है, इसकी लेंथ आपके पास कितनी है 100 मीटर लॉन्ग है। ओके हो गया। व्हाइल इट इज एट रेस्ट, जब क्या है ये रेस्ट के ऊपर है। विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर बेचारा इसको ऐसे देख रहा है। सही है। इफ दिस स्पेसशिप नाउ फ्लाइज बाय द ऑब्जर्वर विद द स्पीड ऑफ 0.99 सी, अब अगर ये स्पेसशिप फ्लाई करती है, मूव करती है 0.99 सी यानी 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से, व्हाट लेंथ विल द ऑब्जर्वर फाइंड फॉर द स्पेसशिप, तो इस ऑब्जर्वर को इस स्पेसशिप की लेंथ जो है वो कितनी नजर आएगी। ओके हो गया। जब तो दोनों रेस्ट में है तो इसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर है। अब ये स्पेसशिप जो है वो 0.99 सी से मूव करने लग पड़ा है, तो ऑब्जर्वर के लिए इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, यानी जाहिर सी बात है लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो जो कम होगी वो कितनी होगी। ओके हो गया। तो इसके लिए फिर से हम वही लगाएंगे L इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो जो रेस्ट पे लेंथ मेजर की गई होती है उसको हम प्रॉपर लेंथ कहते हैं, यानी एल नॉट इज इक्वल टू 100 मीटर। v कितना है 0.99 सी, एल आपने फाइंड करना है, बस वैल्यूज पुट करें आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास आएगा L इज इक्वल टू एल नॉट कितना है 100 है, ठीक है, और 1 माइनस 0.99 सी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, v की जगह वैल्यू पुट करनी है ना, और यहाँ पर सी स्क्वायर, तो L इज इक्वल टू ये आपके पास आएगा 100, ठीक है, और 1 माइनस 0.99 का स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर इस सी स्क्वायर से गया तो ये आएगा एल इज इक्वल टू 100 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.99 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके हो गया। अच्छा, एल इज इक्वल टू 100 तो उसी तरह रहेगा, इसको तो मैं छेड़ ही नहीं रहा, तो 1 माइनस, अच्छा जब आप 0.99 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.9801, 0.9801। सही है। अच्छा, अब जब आप इसको 1 में से माइनस करेंगे तो फिर क्या आएगा 1 माइनस 9801 आपके पास आता है 0.0199। ठीक है, कैलकुलेटर साथ रखें, हम इसको कैलकुलेट करके देख लिया करें। सही है।
ओके, अच्छा अब L इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 0.0199 करना है, ठीक है। तो ये आपके पास आता है 0.141, 0.141, ठीक है। अच्छा अब जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट को 2 इससे उधर ट्रेवल कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगी 14.1 मीटर। ओए होए होए, यानी कि अगर स्पेस शिप जो है वो 0.99 सी से अगर मूव करे तो उसकी जो लेंथ है जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर उसको नजर आएगी वो 14.1 मीटर होगी। ओके हो गया। पहले कितनी थी? 100 मीटर जब वो रेस्ट पे था। 0.99 सी से मूव करने लग पड़ा, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर गई, कितनी होगी? 14.1 मीटर। ओके हो गया। तो यही उसने पूछा होता। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 4। द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 into 10 to raise power -31 kg। कैलकुलेट द कोरेस्पॉन्डिंग रेस्ट मास एनर्जी। अब देखें, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसका मास भी है, जाहिर सी बात है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है और उसका मास भी है तो उसके पास एक एनर्जी होती है, उसको हम कहते हैं रेस्ट मास एनर्जी। तो वो आपने रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करनी है। सिंपल, सही है। तो मास इसका कितना है? 9.1 into 10 to -31 kg है इलेक्ट्रॉन का मास, और सी कितना है? 3 into 10 to 8 मीटर पर सेकेंड है स्पीड ऑफ लाइट। और ई आपने क्या करना है? फाइंड करना है। बेसिकली ना इसको हम ऐसे लिखते हैं ई नॉट और एम नॉट, क्योंकि ये रेस्ट मास एनर्जीज है, सही है। तो ये आपके पास आएगा ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट कितना है? 9.11 into 10 to raise power -31, ठीक है। और 3 into 10 to raise power 8 स्पीड ऑफ लाइट है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। पहले ना स्क्वायर खोल लेते हैं। तो ई नॉट इज इक्वल टू, इसको जब स्क्वायर को खोलेंगे, इसको पहले उसी तरह लिख लेते हैं, 10 to raise power -31, 3 3 क्या होता है? 9 होता है, तो इसको 9 लिख ले, इनटू ये पावर्स है ना दोनों, तो मल्टीप्लाई होंगी। 8 2 16, तो 10 to raise power 16, ये जी स्क्वायर आपका खुल गया। ओके हो गया। अच्छा अब आपने क्या करना है? इस तरह से करना है कि 9.11 मल्टीप्लाई बाय 9 करना है, और मल्टीप्लाई बाय 10 to raise power 16, और ये क्या है? -31। यानी 10 की पावर्स को सेपरेट ले आया हूं, बाकी वैल्यू सेपरेट लाके मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब आपने कैलकुलेटर में 9.11 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। बस आपने क्या करना है? कैलकुलेटर के अंदर 9.11 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 81.99, ठीक है। और इनटू 10 टू रेज पावर -31 और 16 है, तो 16 -31 क्या होता है? ये आपके पास होता है -15। कितना होता है? -15। डन हो गया। अच्छा अब क्या करें जी? अब क्या करें? ये आपके पास आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू, पॉइंट को ना एक ही साइड ट्रेवल कराएं, तो ये बनेगा 8.19, ठीक है। अब इसको इतना ही रहने, 8.19 इनटू 10 टू रेज पावर, जब पॉइंट को एक ही साइड ट्रेवल कराएंगे तो 10 टू 1 आ जाएगा। 1 -15 क्या होता है? -14, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 टू -14 जूल। ओके हो गया। लेकिन यहां पर जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं जो हम आंख से नजर नहीं आते, उनकी हम एनर्जी फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो जूल है उधर से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है, याद रखें कि अगर आपने जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो आप करोगे डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19 से डिवाइड कर दोगे, जो भी वैल्यू आपके पास आए, सही है। तो आप यहां पे ना इसको फिर डिवाइड करोगे, यहां पर मैं लिख देता हूं ई नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 8.19 इंटू 10 टू रेज पावर -14। आप इसको डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जॉल बड़ी यूनिट है एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटी यूनिट है एनर्जी की। जैसे ना आप सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हो? डिवाइडेड बाय 100 करते हो, ठीक है। तो यहां पर जो है, लेकिन जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने के लिए आपको डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू -19 कूलम करना पड़ेगा। अच्छा जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखते हैं 8.19 डिवाइडेड बाय 1.6 क्या होता है? इसको आपने ना डिवाइड करना है। मैं इसको ना ऐसे हल्का सा सर्कल लगा रहा हूं कैलकुलेटर के अंदर ना, आपने इसको डिवाइड कर लेना है। 8.19 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये आपके पास आता है 5.118 इंटू 10 टू रेज पावर -14, -19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +19 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब देखिए जो मैंने पहले कहा था 10⁻14 और ये -19 इनको अलग सॉल्व किया करें, हर न्यूमेरिकल्स की वीडियो में मैं कहता हूं। तो ये 10⁻19 ऊपर आके क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा। तो इसको मैं कैलकुलेटर में लिख नहीं रहा, सेपरेट सॉल्व कर रहा हूं, सिर्फ इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया है। तो अब ये हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूं 5.11 इंटू 10 टू रेज पावर। अब अगर आप देखें तो इसका जो आपके पास आंसर आ रहा है वो कितना है, 10⁻14 है ना, और ये +19 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके हो गया। अब अगर मैं पॉइंट को इधर ट्रेवल कराऊं तो ये क्या बन जाएगा, 0.511 इंटू 10 टू रेज पावर। अब जो पॉइंट को इधर ट्रेवल कराऊंगा ना तो ये बनेगा 0.511 इंटू 10 टू 1। तो 10 टू 1 है, ये 10 टू 5 है, तो 1 + 5 क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 टू 6 को आप मेगा भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि रेस्ट मैस एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी आती है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। ओके हो गया। तो ये रेस्ट मैस एनर्जी आपने अभी याद रखनी है जुबानी, क्योंकि नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें हम यही रेस्ट मैस एनर्जी इलेक्ट्रॉन की यूज करेंगे। ओके हो गया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 5। An electron is accelerated to a speed v is equal to 0.85 c. Calculate its total energy and kinetic energy in electron volt. एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक्सलरेट किया जाता है, कितनी स्पीड उसको हम देते हैं 0.85 c। तो आपने उसकी टोटल एनर्जी उसकी कितनी होगी वो फाइंड करनी है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो भी आपने फाइंड करनी है। अच्छा देखिए कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, इलेक्ट्रॉन क्या है, रेस्ट पे है, तो उसकी जो रेस्ट मैस एनर्जी होगी वो आपके पास कितनी होगी, E0 होगी। ओके हो गया। अच्छा अब अगर वो मूव करने लग पड़ा है तो रेस्ट मैस एनर्जी भी वहीं पर रहेगी और प्लस काइनेटिक एनर्जी उसके पास हो जाएगी। तो अगर वो रेस्ट पे है तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो E0 होगी, जिसको हम रेस्ट मैस एनर्जी कहते हैं, जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में कैलकुलेट की थी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर वो मूव करने लग पड़ता है तो उसके पास फिर काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब ये आपके पास क्या होगी, ये होगी टोटल एनर्जी। ये क्या होगी, टोटल एनर्जी। डन हो गया। अच्छा अगर आपने काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड करनी है तो आप फिर क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी के अंदर से जो सॉरी टोटल एनर्जी के अंदर से जो आपके पास रेस्ट मैस एनर्जी है उसको आप माइनस कर दोगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन उस ये फार्मूला यूज करने से पहले हमें टोटल एनर्जी का पता होना चाहिए कि वो हम किस तरह से फाइंड करें। तो अच्छा अब जो E0 होता है ना वो होता है E0 इज इक्वल टू m0c²। सही है। मैं अब इसको ना फाइंड नहीं कर रहा क्योंकि हम पिछला जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है वो एज इट इज यहां पे आपने करके, तो आपने जो E0 की वैल्यू है वो यहां पर लेके आनी है। कितनी आपने लेके आनी है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, ये आपकी वैल्यू आनी चाहिए। तो वो आपने सॉल्व करना है, जो न्यूमेरिकल नंबर 4 है वो एज इट इज आपने इधर करना है। तो E0 तो आ गया। अब टोटल एनर्जी कितनी आती है वो चीज देखते हैं। सही है, उसके लिए एक्चुअल में सारी कहानियां हैं। तो V क्या है, 0.85 c है, M क्या है 9.1 इंटू 10 टू -31 kg है मैस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, C क्या है 3 इंटू 10 टू 8 मीटर पर सेकंड है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 इंटू 10 टू -19 कूलम। टोटल एनर्जी फाइंड करनी है और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। कैलकुलेशन की हेडिंग देंगे। ठीक है। अब देखते हैं हम ये फाइंड कैसे करें। अब देखिए अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन इतनी ज़्यादा स्पीड से अगर वो मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है मैस भी चेंज होगा। तो फिर हम इस पे जो मैस वेरिएशन वाला फार्मूला हम वो लगाएंगे कि m इज इक्वल टू m0 ओवर 1 माइनस v² ओवर c², और यहां पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। लेकिन अब आपने क्या करना है कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, c² से। सही है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय c²। तो यहां भी आ जाएगा c², यहां भी आ जाएगा c²। ठीक है। अच्छा अब अगर यहां पर भी आ जाएगा तो फिर आप mc² को क्या लिख लें, E लिख लें। E टोटल एनर्जी इज इक्वल टू m0c² को आप क्या लिख लें, E0 लिख लें। तो E0 ओवर
ये आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, और ये आ जाएगा। ये फार्मूला आपने यूज करना है, सही है। ये सारा ये ऊपर वाला काम करने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि E इज इक्वल टू ई नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर किस तरह से आता है। डन हो गया। तो ये आपने फार्मूला यूज करना है। अब इसमें जब वो v स्पीड से मूव कर रहा है तो एनर्जी कितनी होगी, वही आपके पास क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी। डन हो गया। अच्छा, अब ई नॉट तो यहां से आप फाइंड कर लेंगे। मैंने कहा था न्यूमेरिकल नंबर 4 वाला हिस्सा शुरू में आपने पहले करना है। तो ये आपके पास आएगा ई टी, यानी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ई नॉट कितना है, 0.511 इंटू 10 टू रेज पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा ना, डिवाइडेड बाय यहां पर क्या आएगा, 1 माइनस वी स्क्वेयर किधर है भाई, वी स्क्वेयर ये है वी। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 0.85 का स्क्वायर और सी स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा सी स्क्वायर। ठीक हो गया जी। मैंने एक स्टेप बस डायरेक्ट कर दिया क्योंकि पिछले 4 न्यूमेरिकल से हम यही करते आ रहे हैं। तो सी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर से कटने जाएगा, तो आपके पास एनर्जी की वैल्यू आएगी 0.51 इंटू 10 टू रेज पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.85 का स्क्वायर। ओके हो गया। और ये किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। डन हो गया। तो मैं देख लूँ कि बोर्ड कितना नजर आ रहा है, इतना। ओके हो गया। अच्छा, अब हम क्या करें भाई, अब हम क्या करें। ओके हो गया। अब हम सॉल्व इसको करेंगे और क्या करेंगे। तो E इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 0.51 इंटू 10 टू रेज पावर 6 डिवाइडेड बाय 0.85 का स्क्वायर आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 0.7225, 0.7225, सही है। और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 0.85 का स्क्वायर 0.7225 आ गया। अब आपने 1 में से माइनस करना है 0.7225 को, तो ये आपके पास आएगा 0.511 इंटू 10 टू रेज पावर 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.7225 करेंगे तो 0.2775 आएगा, 0.2775। अब जब इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे तो आएगा 0.511 इंटू 10 टू रेज पावर 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0.7225, ये आपके पास आता है 0.526, 0.526। अब आपने डिवाइड कर लेना किसको, 0.511 डिवाइडेड बाय 0.526, 10 टू रेज 6 नहीं बीच में लिखना, वो हम सेपरेट उसको लिखा रहने देंगे। तो 0.511 डिवाइडेड बाय 0.526 करेंगे तो आएगा 0.971 इंटू 10 टू रेज पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके हो गया। जिसको हम लिख सकते हैं 0.971 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक तो आंसर ये आ गया, ये आपके पास आ गई टोटल एनर्जी, ये आपके पास आ गई जी टोटल एनर्जी। डन हो गया। तो एक तो आंसर आपके पास ये आ गया, सही है। और ई नॉट आपके पास कितना था, ई नॉट था जी 0.511 इंटू 10 टू 6 होता है ना, तो चलिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे ही लिख लेते हैं। ओके हो गया। तो ये आपके पास थी ई नॉट की वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब मैंने बताया था कि फार्मूला आप कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, सॉरी ये वाला। तो अब फार्मूला आपके पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अब हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो E टोटल माइनस E नॉट, ये करेंगे, सही है। अब वो हम ना इसको यहां पर कर लेते हैं और देखते हैं कि उसका कितना आंसर आएगा, सही है। यहां पर हम उसको कर लेते हैं ये चीज, तो वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। और हमने क्या करना है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E आपके पास कितना है, ये E है 0.971, तो 0.971 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ई नॉट कितना है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके हो गया। तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आएगी, 0.460 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको आप सिंपल आप लिख सकते हो कि 0.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। अब आपकी बुक वाले ने जो आंसर लिखा है ना, वो लिखा हुआ है 0.459,
0.459 आई थिंक उसने आंसर लिखा हुआ है, तो 0.459 को हम 0.60 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, यानी 0.46 लिख सकते हैं। यहां पर उसने 0.97 कर दिया ना, हमने प्रॉपर वैल्यू लिखी है 0.971। ठीक है, तो आप एज इट इज इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 6, और ये भी बहुत इजी न्यूमेरिकल है। एट व्हाट स्पीड वुड द मास ऑफ अ प्रोटॉन इन अ पार्टिकल एक्सेलरेटेड बी ट्रिपल्ड। कि अगर आपके पास मास ऑफ द प्रोटॉन है वो आपके पास कितना है, m नॉट है, वो कितना है, m नॉट है। आप उसको पार्टिकल एक्सेलरेटर में कितनी स्पीड से मूव करें कि उसका मास 3m नॉट हो जाए, मतलब पहले से ट्रिपल हो जाए। आपको पता है कि जब भी किसी पार्टिकल को बहुत ज्यादा नियरली अप्रोचेस स्पीड ऑफ लाइट से मूव किया जाता है तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है। तो कहता है मैं कितनी इसको स्पीड से मूव करूं कि उसका मास जो है वो अपने जो रेस्ट मास है उससे 3 गुना ज्यादा हो जाए। ठीक है, जो प्रॉपर मास है उससे 3 गुना ज्यादा हो जाए, ये उसने पूछा हुआ है। तो मास ऑफ प्रोटॉन m नॉट, m इज इक्वल टू 3m नॉट, और फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है। सही है, तो वो चीज देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, m इज इक्वल टू m नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। ठीक है, ये था हमारे पास। अब वो कहता है कि ये जो मैस है रिलेटिविस्टिक मैस, ये कितना होना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए 3m नॉट। ये कितना होना चाहिए, 3m नॉट होना चाहिए। तो 3m नॉट होना चाहिए, तो m नॉट ओवर 1 माइनस ये जो v है, ये जो v है ये कितना होगा फिर, ये v। ओके हो गया, तो देखते हैं वो कितना होगा। अब अगर मैं यहां से देखूं तो ये जो m नॉट है ये m नॉट से कट जाएगा। सही है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके हो गया। अच्छा, अब हम क्या करें भाई, अब हम क्या करें, अब हम ये करेंगे कि ये जो है ना ये इस तरफ ले आएंगे और 3 नीचे ले आएंगे। तो ये आपके पास इस पूरे को उठाकर इस तरफ ले आएंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। डन हो गया, होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। 3 को इधर ले आए ना, 3 को इधर ले आए, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट उठाकर उधर ले गए। सही है, इसको एक्सचेंज कर लिया। अच्छा, अब दोनों तरफ आपने क्या कर लेना है, स्क्वायर ले लेना है, मतलब इस तरफ भी आपने स्क्वायर ले लेना है। सही है, और इस पे भी आपने क्या कर लेना है, स्क्वायर ले लेना है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 9 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 9। अब वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को उस तरफ ले जाएं, वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को उस तरफ ले जाएं, तो माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1 बाय 9 को इस तरफ ले जाएं, इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9। होप सके इस स्टेप की आपको समझ आ गई होगी। मैं फिर से बता रहा हूं, ये 1 बाय 9 है ना, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इसको अगर आप सीधा करके लिखना चाहें लिख लें, नहीं लिखना चाहे तो ना लिखें। तो 9 माइनस 9 1 आर 9 माइनस 1, ये आपके पास 8 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा ये 8 बाय 9 इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 8 बाय 9 इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अच्छा, अब हम क्या करें भी, अब हम क्या करें, अब हम इसको ये करेंगे कि हम लिखेंगे कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 9, सी स्क्वायर को ना इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये सी स्क्वायर इस तरह से हमने लिख लिया। दोनों तरफ आप क्या कर लें, स्क्वायर रूट ले लें। सही है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट जाएगा, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 9, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से जो सी स्क्वायर के ऊपर है वो काट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा एज इट इज सी। ओके हो गया। अब यहां पर देखिए, आपने कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना है कि स्क्वायर रूट ऑफ जो 8 बाय 9 है वो कितना आता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 बाय 9 आता है 0.942। कितना आता है, 0.942 सी। तो आपके पास अगर जो प्रोटॉन है वो 0.942 सी से मूव कर रहा हो तो उसका जो मैस है वो पहले से ट्रिपल हो जाएगा, यही उसने पूछा हुआ था। ठीक है, तो इतनी स्पीड से अगर मूव करें तो उसका मैस पहले से ट्रिपल हो जाएगा। तो ये था इसका आंसर। होप सो क्या ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 7। द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 3 सेकंड इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जहां पर जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिर रेस्ट पे होगा। तो ये पेंडुलम है, ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 3 सेकेंड है, सही है। और ये क्या है, ये इसका प्रॉपर टाइम है, मतलब जब रेस्ट पे है, सब कुछ ही रेस्ट पे है, तो टी नॉट। ओके हो गया। कहते हैं व्हाट विल बी द पीरियड मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन अ स्पेसशिप। अगर एक स्पेसशिप के अंदर ऑब्जर्वर है, सही है, और वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है 0.95 सी के साथ, तो विद रिस्पेक्ट टू पेंडुलम, तो वो जो है इस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, जो पीरियड है वो कितने सेकंड मेजर करेगा, ये उसने पूछा हुआ है। यानी फिर से ये किससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, टाइम डायलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। इसमें भी कुछ कहानियां वो आपको बताते हैं। पहले देखें v इक्वल 0.95 सी है, टी नॉट कितना है, 3 सेकेंड है, और टी आपने फाइंड करना है, तो वही फार्मूला टी इज इक्वल टू टी नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, सही है। तो ये फार्मूला ना हम इसमें यूज करेंगे। अब देखिए एक इसमें मजे की कहानी है, सही है। हम अगर हमने इसके टाइम पीरियड को मेजर करना है ना, मतलब सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को, तो जाहिर सी बात है अगर ये रेस्ट पे तो फिर तो 3 सेकेंड रहेगा। इसका मतलब है कि हमें इसको कंसीडर करना पड़ेगा कि ये जो सिंपल पेंडुलम है ना, ये जो है वो 0.95 सी से मूव कर रहा है, तब जो इसका टाइम डायलेट करेगा। अब देखिए इसमें कहानी गौर से सुननी है कि अगर ये जो ऑब्जर्वर है ये इस तरफ मूव कर रहा है 0.95 सी से, यानी जो है ना, अगर आप बस में बैठे हुए हैं और बस के शीशे ना बिल्कुल बंद हैं, बिल्कुल बस के शीशे बंद हैं, और वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, मतलब 0.95 सी से फॉर एग्जांपल मूव कर रही है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो मूव कर रही है जब तक आप खिड़की नहीं ओपन करेंगे। क्योंकि खिड़की ओपन करेंगे, बाहर की चीजें आपको मूव करती हुई नजर आएंगी, तब आपको पता चलेगा कि बस मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ना जंप लग रहा है ना कुछ हो रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, स्पेस के अंदर, सड़क के ऊपर नहीं, मान लें स्पेस के अंदर, ना कुछ जंप ना कुछ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मूव कर रही है। क्यों? कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। तो जब आप खिड़की खोलेंगे तो बाहर वाली चीजों के रिस्पेक्ट से देख के आपको पता चलेगा अच्छा बस तो मूव कर रही है। सेम स्पेसशिप वाले के साथ भी इसी तरह ही है कि जब स्पेसशिप 0.95 सी से मूव कर रहा है, तो ये अगर ये विंडो यहां से ये ओपन करे, अगर ये विंडो यहां से मान ले ओपन करे और देखे बाहर के जो पेंडुलम है, तो इसको जो पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम है, वो इस तरफ जाता हुआ नजर आएगा, कितनी स्पीड से, सेम स्पीड से 0.95 सी से। यानी कि ना ये इधर जा रहा है, इसको बाहर वाली चीजें इधर जाती हुई नजर आएंगी क्योंकि ये खुद इधर जा रहा है, और बाहर वाली चीजें इधर जाती हुई नजर आएंगी। जैसे अगर आप दरख्त के पास से गुजरे तो आपको लगता है आप आगे जा रहे हैं, और वाकई में जा रहे होते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि दरख्त पीछे जा रहा है। सेम इसी तरह स्पेसशिप इधर जा रहा है, जब ये खिड़की से देखेगा तो इसको सिंपल पेंडुलम इधर मूव करता हुआ नजर आएगा। तो हम कंसीडर कर रहे हैं, और ये अपने आप को रेस्ट में कंसीडर करेगा, ये समझेगा कि मैं स्पेसशिप में बैठा हुआ हूं और मैं रेस्ट पे हूं। हालांकि ये रेस्ट पे नहीं है, ये मूव कर रहा है एक्चुअल में, लेकिन ये समझे क्योंकि इसको जंप शंप ही नहीं लग रहे, कुछ मालूम ही नहीं हो रहा, खिड़की इसने खोली है, इसने कहा ओहो मैं तो रेस्ट पे हूं, सिंपल पेंडुलम साहब जो है वो इस तरह मूव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, स्पेसशिप मूव कर रहा है, सही है। लेकिन अगर हम इस वाली कंडीशन को देखें, क्योंकि ये ऑब्जर्वर जो स्पेसशिप में बैठा है ना, ये टाइम मेजर कर रहा है, फिर इसको हमें रेस्ट पे कंसीडर करना होगा कि मान लें ये रेस्ट पे है और सिंपल पेंडुलम 0.95 सी से इधर जा रहा है, और अब ये ऑब्जर्वर बताएगा कि इसका जो एक जो हमारे पास ऑसिलेशन है उसमें कितना टाइम लगेगा, मतलब टाइम पीरियड को ये मेजर करेगा। अच्छा, अब इस ऑब्जर्वर को ये जो 0.95 सी पे सिंपल पेंडुलम मूव होता हुआ नजर आ रहा है, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से ये जितने यहां पर फिनोमेना है वो स्लो हो जाएंगे, मतलब ये जो सिंपल पेंडुलम के ऐसे ये जो मोशन है वो भी स्लो हो जाएगी। अगर यहां पर अगर हम कोई क्लॉक वगैरह लगा दे तो वो क्लॉक भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो अब ये जो टाइम मेजर करेगा वो आपके पास ये स्मॉल टी होगा, सही है। तो ये ना उसने एक कंडीशन सी दे दी है, जाहिर सी बात है अगर इसका टाइम डायलेट कराना है तो फिर सिंपल पेंडुलम को हमें कंसीडर करना पड़ेगा ये मूव कर रहा है 0.95 सी से, और एक्चुअल में ये इस ऑब्जर्वर को इधर मूव होता हुआ नजर आएगा, क्यों, खुद ही आगे जा रहे हैं सही है। तो अगर आपने आपको रेस्ट पे कंसीडर करें तो इसको सिंपल पेंडुलम इस तरह मूव होता हुआ नजर आएगा। ओके हो गया। तब ये इसका टाइम पीरियड नोट करेगा, और वो टाइम पीरियड आपने बताना है कितना है, सही है। तो देखते हैं वो टाइम पीरियड ये कितना नोट करेगा। तो टी इज इक्वल टू ये टी हमने फाइंड करना है, टी नॉट कितना प्रॉपर टाइम जब दोनों रेस्ट पे थे, तब इसको भी 3 सेकेंड ये नजर आ रहा है, तो प्रॉपर टाइम है जी 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस
0.95 का स्क्वायर और c का स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो c स्क्वायर है ये c स्क्वायर से कटने जाएगा तो ये आएगा t इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.95 का स्क्वायर। ओके हो गया। अच्छा, t इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस। अच्छा, अब इसमें देखिए कि 0.95 का जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा 0.9025, 0.9025 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब t इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आएगा 1 माइनस 0.9025, जब आप करेंगे तो आएगा 0.0975, 0.0975। ओके हो गया। अच्छा, अब t इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0.0975, ये कितना आएगा 0.312 आएगा, 0.312। कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करते जाना है, स्टेप बाय स्टेप करना है भाई, डायरेक्ट नहीं करना, आंसर गलत आ जाएगा आपका। तो t इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 0.32 आपने करना है, तो ये आपके पास आंसर फिर आता है 3 डिवाइडेड बाय 0.312 करने से 9.6 सेकेंड, 9.6 सेकेंड। यानी कि अब ये जो आपके पास ऑब्जर्वर स्पेसशिप वाला ये नोट करेगा, अच्छा जी टाइम पीरियड जो है वो 9.6 सेकेंड इसको लग रहा है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, क्योंकि इसके लिए यहाँ से सारी स्लो हो जाएंगी, इसको भी नजर आएंगे, ठीक है। तो यही आपने फाइंड करना था। ओके हो गया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8, जो कि न्यूमेरिकल्स का लास्ट न्यूमेरिकल है। हिपोथेटिकली मतलब जस्ट आपने इमेजिन करना है, इफ अ बॉल ऑफ मैस 0.5 kg, एक बॉल है जिसका मैस कितना है 0.5 kg है, ठीक है, मतलब उसका प्रॉपर मैस दिया हुआ है, इस प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.9c, आप इसको 0.9c से फेंकते हैं, मतलब 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से फेंकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बहरहाल हिपोथेटिकली इसीलिए उसने कहा है व्हाट विल बी इट्स मैस इन फ्लाइट, तो उसका मैस कितना होगा ये उसने पूछा हुआ है। जाहिर सी बात है, जब नियर अप्रोच स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो उसका मैस बढ़ जाएगा, और वो बढ़ के कितना हो जाएगा वो उसने पूछा हुआ है। एम आपने फाइंड करना है, तो ये आपके पास आएगा m इज इक्वल टू m नॉट ओवर, फार्मूला भाई आपको पता होना चाहिए, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। तो m इज इक्वल टू m नॉट आपके पास कितना है 0.5 है, ठीक है, और जो आपके पास v की वैल्यू कितनी है भाई, v की वैल्यू आपके पास तो 0.9c है, तो 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर, इसमें वैल्यूज बस पुट की हैं, तो c स्क्वायर से कटने गया, तो ये आपके पास आया 0.5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1.0.9 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर क्या आएगा 0.81 आएगा, ठीक है, 9 9 81 होता है ना, तो 0.9 का स्क्वायर कितना आएगा 0.81 आ जाएगा। अब 1 माइनस 0.81 कर लेना है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा m इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.81, ये आपके पास 0.19 आ जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 0.19 करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ 0.19, ये आपके पास आएगा 0.435, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब 0.5 को डिवाइड करेंगे 0.435 से, तो आपके पास आ जाएगा ये 1.149 kg m आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू 1.149 है ना, तो 49 को आप अप्रोक्सीमेटली 50 लिख लें, 49 को 50 लिख लें, तो ये आपके पास 1.150 या 1.15 सिंपल रहने दे, ये आ जाएगा, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि जब एक मैस है जिसका एक मैस या एक बॉल जिसका मैस 0.5 kg है, अगर आप 0.9c से उसको मूव कराएं तो उसका मैस 1.15 kg हो जाएगा। ओके हो गया, तो यही उसने पूछा होता। ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 11 के। होप्स हो कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।